Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th April 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. So before we take up the first topic of the day, एक clarification है. थोड़ा डाउट हो गया कुछ स्टूडेंट्स को कल के इस टॉपिक को लेकर के. We discussed about Sir C. Sankaran Nair. तो वहाँ पे I told you कि he became the youngest president of Indian National Congress in 1897 at अमरावती सेशन. लेकिन साथ ही साथ आपने हिस्ट्री में ये भी पढ़ा है कि अभी तक के यंगेस्ट जो प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो रहे हैं अबुल कलाम आजाद जी. तो अब ये दोनों एक साथ ट्रू कैसे हो सकते हैं, समझिए इस बात को. जब 1897 में सर शंकरन नायर को अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एट दैट टाइम ही वाज द यंगेस्ट. उस वक्त के हिसाब से वो यंगेस्ट थे. लेकिन बाद में फिर 1923 में दिल्ली में स्पेशल सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी उसको प्रेसाइड किया अबुल कलाम आजाद जी ने. तो ओवरऑल द यंगेस्ट प्रेसिडेंट इज अबुल कलाम आजाद जी of Indian National Congress, but the time when at which Sir Sankaran Nair was appointed as the president, he was the youngest president of Indian National Congress. तो ये दोनों बातें एक साथ ट्रू हैं. तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक. तो अगर आपसे ऐसा कुछ प्रश्न पूछ ले कि हु वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट, who was the youngest person to become president of Indian National Congress? Answer is Abul Kalam Azad. But this statement is also true कि he became the youngest president of Indian National Congress in 1897. 1897 में जब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, he was till that time the youngest person to preside Indian National Congress. Topic is atmospheric river. Important from our syllabus GS paper 1 geography point of view. उसमें से भी जो सब टॉपिक है important geophysical phenomena, उस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक important है. क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिवर्स? देखिए, रिवर्स तो आप समझती हैं क्या होता है. रिवर एक स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट मूव्स, उसको हम लोग कहते हैं रिवर. अब अगर सोचिए कि एटमॉस्फेयर के अंदर भी एक इस तरीके का स्ट्रीम ऑफ वाटर वेपर मूव करना शुरू कर दे तो उसको हम लोग कहेंगे फिर एटमॉस्फेरिक रिवर. हमारे एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर भी इस तरीके का स्ट्रीम ऑफ वाटर. अब एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, वो होगा वेपर फॉर्म में. तो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर अगर वेपर फॉर्म में एक मूव करने लगे इन द फॉर्म ऑफ लीनियर स्ट्रीम तो उसको कहा जाएगा एटमॉस्फेरिक रिवर. एटमॉस्फेरिक रिवर बनता कैसे है? तो ट्रॉपिकल एरियाज में हीटिंग ज़्यादा होती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज हाई, तो वहाँ पे फिर इवापोरेशन होता रहता है कॉन्टिन्यूसली. और वो जो इवापोरेशन होता है इन द ट्रॉपिकल एरियाज, उस कारण से वाटर वेपर राइज करता है फ्रॉम लार्ज वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग रिवर्स एंड ओशंस. वहाँ से वाटर राइज होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. दिस वाटर वेपर देन कम्स इनटू कांटेक्ट विद जेट स्ट्रीम्स. तो जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं आपने बेसिक ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा होगा. दीज आर हाई स्पीड्स ऑफ अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स. तो जेट स्ट्रीम मूव करते रहते हैं दोनों ही पोल्स में, दोनों ही इक्वेटर में, नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर में दो दो जेट स्ट्रीम बनते हैं. एक होता है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और दूसरा होता है पोलर जेट स्ट्रीम. तो जेट स्ट्रीम ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के खासकर कांटेक्ट में आता है ये जो नीचे से उठने वाले वेपर्स हैं. तो वाटर बॉडी गर्म हुआ बिकॉज ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, वहाँ से वेपर उठा, वो वेपर कांटेक्ट में आया विद द जेट स्ट्रीम्स और उस कारण से वो वेपर स्टार्ट करने लगता है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर वाटर वेपर स्ट्रीम, जिस कारण से जो नेचुरल जियोफिजिकल फिनोमेना बनता है उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर. नीचे से वाटर वेपर राइज हुआ बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, जेट स्ट्रीम्स के कारण वो वाटर वेपर जब स्ट्रीम के फॉर्म में मूव करने लगता है तो उसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर. दीज एटमॉस्फेरिक रिवर कैन ट्रांसपोर्ट वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. आपको सोच के लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ये कैरी करेंगे, बट नो, they can transport even vast amount of water vapor as used as Amazon rivers. So the water transported would be as used as water or a flow of Amazon river, which is world's largest river. But of course atmospheric river के अंदर जो water होता है it is in the form of vapor.
और ये हमेशा तो रहेंगे नहीं एटमॉस्फेयर में, तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम या आफ्टर सम मूवमेंट कवरिंग सम डिस्टेंस वो कहीं जाकर के वाटर वेपर लैंड करता है, जिसको हम लोग कहते हैं लैंडफॉल। तो जहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक रिवर लैंड करते हैं, वेर एवर दे मेक लैंडफॉल, वहाँ पे वाटर वेपर गिरता है ऑन द लैंड इन द फॉर्म ऑफ आइदर रेन और इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो अगर बहुत ठंडा इलाका है जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो है, तो वहाँ पे लैंडफॉल जब होगा ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिवर तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो। अगर नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है तो वहाँ पे फिर लैंडफॉल होगा इन द फॉर्म ऑफ रेन। बट हेवी रेन होता है जहाँ पे भी होता है, या स्नोफॉल भी हेवी होता है जहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक रिवर्स का लैंडफॉल होता है। अब एटमॉस्फेरिक रिवर से एसोसिएटेड क्या क्या वेदर फिनोमिनाज हैं। तो जहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक रिवर्स का लैंडफॉल होता है वहाँ पे फ्लडिंग, लैंडस्लाइड, स्नो स्टॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। तो इतना इंटेंस अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है कभी कभार कि जहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक रिवर्स का लैंडफॉल होता है उसको कभी कभार बॉम्ब साइक्लोन भी कहते हैं। एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग वाटर सप्लाई इन सर्टेन एरियाज। जहाँ पे भी नॉर्मली प्रेसिपिटेशन लो रहता है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिवर्स के कारण जो लैंडफॉल होता है जब, तो वहाँ से होने वाली बारिश जो है कभी कभार वाटर मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है। एटमॉस्फेरिक रिवर एंड एसोसिएटेड लैंडफॉल इज यूजुअली सीन इन कनाडा एंड यूएस, और खासकर उनके वेस्टर्न रीजन में जो पैसिफिक ओशन से उठने वाला वाटर वेपर, और वो फिर बनाता है एटमॉस्फेरिक रिवर, और फिर आकर के वेस्टर्न रीजन में ऑफ यूएस एंड कनाडा जो लैंडफॉल होता है वो अक्सर देखने को मिलता है। और वेस्टर्न रीजन ऑफ यूएस एंड कनाडा में इस तरह के एटमॉस्फेरिक रिवर के लैंडफॉल को कहा जाता है पाइन एप्पल एक्सप्रेस। एटमॉस्फेरिक रिवर known as Pineapple Express, and when the landfall happens sometimes it is known as bomb cyclone because of its huge magnitude and impact. करंट न्यूज भी इसी से रिलेटेड है। यूएस के वेस्टर्न साइड में हाल फिलहाल में एक एटमॉस्फेरिक रिवर एंड एसोसिएटेड लैंडफॉल देखने को मिला, जिस कारण से कई एरियाज में वहां पे फ्लडिंग हो गई। हर साल ही होता है इस टाइम में, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल के महीनों में देखने को मिलता है एटमॉस्फेरिक रिवर एंड एसोसिएटेड लैंडफॉल। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टीपीयू, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ये सब क्या हैं, सब में अंतर क्या क्या है वो जरा देखते हैं। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले सीपीयू के बारे में समझते हैं। CPU was developed in 1950s only, so one of the oldest amongst the three. CPU का मेनली काम क्या होता है किसी भी कंप्यूटर के अंदर? इट इज़ लाइक अ कंडक्टर इन एन ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा के अंदर जो कंडक्टर होता है, जो बाकी सारे म्यूजिशियंस को डायरेक्शन देता रहता है कि अब तुम ये करो, फिर वो अगले को डायरेक्शन देता है अब तुम ये करो, फिर ये करो, वैसे ही काम करता है CPU। तो इट कोऑर्डिनेट्स ऑपरेशंस ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर पार्ट्स, जैसे कि जीपीयू, डिस्क ड्राइव, मेमोरी यूनिट, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो सीपीयू ही डेवलप करता है। सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है उसको कहा जाता है कोर, विच एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। तो जो अर्ली सीपीयूज हुआ करते थे, पुराना जो कंप्यूटर हुआ करता था उसके अंदर जो सीपीयू हुआ करते थे उसमें बस एक ही कोर होता था। बट आजकल के जो मॉडर्न सीपीयूज हैं उसमें 2 से लेकर के 16 कोर तक होते हैं। दैट मेक्स देम क्वाइट फास्ट एज फार एज देयर प्रोसेसिंग इज कंसर्न। बट सीपीयू के अंदर होता है सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, मतलब एक सिस्टम को वो पहले इंस्ट्रक्शन देता है, फिर दूसरे को देता है, फिर तीसरे को देता है। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग नहीं होती, एक साथ सबको इंस्ट्रक्शन नहीं देता, वो सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती है। बट मॉडर्न सीपीयूज उसके अंदर 16 कोर लगे हुए हैं, तो वो इतने एफिशिएंट होते हैं कि जो यूजर होते हैं उनको समझ नहीं आ पाता कि सच में सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग हो रही है। आप जब यूज करते हो तो आपको देख करके लगता है, फील ऐसा होता है कि साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हो रही है, सारे बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं वो एक साथ प्रोसेस कर रहे हैं। बट चाहे वो कितना भी मॉडर्न सीपीयू हो, 16 कोर वाला भी सीपीयू क्यों ना हो, सिस्टम वहाँ पे सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग ही करता है। वो बात अलग है कि देख करके लगता है कि साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे ये ऑर्केस्ट्रा में जो कंडक्टर है, ये एक बार इस म्यूजिशियन को इंस्ट्रक्शन देगा, फिर दूसरे को देगा, फिर तीसरे को देगा, तो दे तो रहा है वो साइमल्टेनियस इंस्ट्रक्शन ही, बट
दे तो रहा है वो सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन, आई एम सो सॉरी, एक बार इसको फिर इसको फिर इसको, बट सुन करके लगेगा कि वो साइमल्टेनियस इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सबको एक साथ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, लगता है कि सब एक साथ ये म्यूजिक बजा रहे हैं। तो ये तो बात हो गई सीपीयू की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल कोर है, इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स। फिर डेवलप हुआ जीपीयू। जीपीयूज आर स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर्स। ये इनको बनाया गया स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कुछ कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए बनाया गया, जैसे ग्राफिक्स के लिए बेहतर ग्राफिक्स, इमेज रेंडरिंग, मैट्रिक्स कैलकुलेशन, वीडियो गेमिंग, मशीन लर्निंग, इन सब के लिए बनाया गया जीपीयू को। एंड जीपीयूज दे डू पैरेलल प्रोसेसिंग या साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब सीपीयू में कैसा रहता है कि प्रोसेसर जो होता है उसमें कोर होता है, 1 कोर से लेकर के 16 कोर तक। सीपीयू के कोर जो होते हैं ह्यूज कोर होते हैं, बट दे गो फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। जबकि वहीं जीपीयू की अगर बात की जाए, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की बात की जाए, तो इसके अंदर भी कोर होते हैं, बट छोटे छोटे कोर होते हैं। दे हैव हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कोर्स, छोटे छोटे कोर होते हैं। एंड दे आर सुटेबल फॉर इंश्योरिंग साइमल्टेनियस, या उसको दूसरे शब्दों में कहें तो पैरेलल प्रोसेसिंग। जीपीयू ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू थाउजेंड और मिलियंस ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम्स एंड देन सॉल्व देम पैरेलली। और जीपीयू के अंदर 100 से लेकर के थाउजेंड्स तक भी कोर हो सकते हैं, विच इज सुटेबल फॉर इंटेंसिव पैरेलल कंप्यूटेशनल टास्क। तो जीपीयूज, ऐसा नहीं है कि सीपीयू को रिप्लेस कर दिया है जीपीयू ने, दैट इज नॉट ट्रू। नाउ सीपीयू एंड जीपीयू बोथ आर यूज्ड टुगेदर इन द मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जो बेसिक एक्टिविटीज हैं उसके लिए सीपीयू ही चाहिए आज भी, जीपीयूज कैन नॉट रिप्लेस सीपीयूज। तो बेसिक एक्टिविटी जो है प्रोसेसिंग की, वो आज भी सीपीयू ही करेगा, बट साथ ही साथ जीपीयू भी ऐड कर दिया गया। जैसे ये मान लीजिए कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग करके कार बना रहे हैं, तो अगर जीपीयू नहीं होगा तो इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, उतना प्रिसाइज नहीं भी बन सकता है, कार की इमेज इतनी प्रिसाइज नहीं बन सकती, बट जीपीयू की मदद से दिस कैन बी मोर प्रिसाइज। जीपीयू पैरेलल या साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग करता है, सीपीयू सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू जो है लार्ज कोर्स होते हैं, बट 1 से 16 कोर होते हैं। जीपीयूज में हजारों कोर हो सकते हैं, किसी भी पर एक्टिविटी को ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे पार्ट्स में और साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। जीपीयू को एआई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा वीडियो गेमिंग एंड ग्राफिक इमेजेस रेंडरिंग, इन सब में जीपीयू का इस्तेमाल होता है। एंड जीपीयू एंड सीपीयू दे आर नॉट competitor to each other, they are used together in the modern computing system in order to complement each other. अब एक नया आ रहा है कॉन्सेप्ट, नया इस तरह का प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप हुआ, इसका नाम है टीपीयू, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट को पहली बार लाया था गूगल ने इन 2015। हाल फिलहाल में न्यूज में इसीलिए क्योंकि नया टीपीयू रिलीज किया है जिसका नाम है आयरनवुड। तो गूगल लास्ट वीक लॉन्च्ड a new computer chip called Ironwood. इट इज कंपनी 7th जनरेशन टीपीयू। इसी कारण से ये टीपीयू न्यूज में था। देखते हैं टीपीयू क्या करता है। तो पहला टीपीयू गूगल ने ही लॉन्च किया था 2015 में। करंट न्यूज ये है कि 7th जनरेशन का टीपीयू लॉन्च किया है गूगल ने हाल फिलहाल में, जिसका नाम है आयरनवुड। टीपीयू जो है वो मशीन लर्निंग में सपोर्ट करता है, फास्टर तरीके से हेल्प करता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की लर्निंग में, उनको डेवलप करने में, उनको ट्रेन करने में, अल्टीमेटली विच लीड्स टू मशीन लर्निंग। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है टीपीयू का। तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क समझने से पहले थोड़ा न्यूरल नेटवर्क देख लेते हैं क्या होता है। हमारे ब्रेन के अंदर जो अलग अलग न्यूरॉन्स हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, वो सब क्या होगा, न्यूरल नेटवर्क्स, जो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। अब हमारा ब्रेन तो है, वो है नेचुरल न्यूरल नेटवर्क, जिसमें बाहर से चीज़ें इनपुट के तौर पे आती हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, और उनको देखने सुनने के बाद हम उसके बेसिस पे अपना एक ओपिनियन बनाते हैं। तो इनपुट और जो हमारा ओपिनियन है वो हमारे लिए क्या है, आउटपुट है। अब इसी तरीके का सिस्टम जब आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाए, ब्रेन को मिमिक करने वाला सिस्टम जब आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाए, तो उसको कहा जाएगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज द कोर पार्ट ऑफ द मॉडर्न डे रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसके अंदर हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डाल दिया।
अब ये भी वैसे ही चीज़ों को लर्न करेगा, ये रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल वैसे ही चीज़ों को लर्न करेगा जैसे हम लर्न करते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है मशीन लर्निंग। इट इज़ अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स these AI and robotic tools to learn from the data available to them. So machine learning is like teaching a computer how to learn from the experience, just as we humans do. तो मशीन लर्निंग यानी कि इसके अंदर जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसकी प्रोसेसिंग में हेल्प करता है टीपीयू। ऐसा नहीं कि ये मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लर्निंग जो है वो जीपीयू से नहीं हो सकती, जीपीयू से भी हो सकती है, बट ट्रेनिंग ऑफ एन एआई मॉडल विथ हेल्प ऑफ जीपीयू में टेक इवन वीक्स, और वही काम एक टीपीयू आवर्स के अंदर कर सकता है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट आवर्स के अंदर कर सकता है। तो एक लाइन में देखें तो सीपीयू जो है तो कोर एक्टिविटी प्ले करता है, जीपीयू उसमें और कॉम्प्लीमेंट कर देता है चीज़ों को फॉर सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक्टिविटीज, एंड टीपीयू जो है वो मशीन लर्निंग में हेल्प करता है। इट फास्ट फॉरवर्ड्स द मशीन लर्निंग प्रोसेस। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा आपसे मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री एंटिटीज सीपीयू, जीपीयू एंड टीपीयू की हैं क्या, इनको आपस में कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करें, कहाँ कहाँ इनका कैसे इस्तेमाल हो सकता है। मैंने थोड़ा हिंट्स दे रखा है, अब चाहिए तो हिंट्स को पढ़ करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। Next topic is about Catherine experiment and neutrino mass. Important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. न्यूट्रिनोज क्या होते हैं वो हमने लास्ट मंथ भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था, जहां डबल बीटा डीके एक्सपेरिमेंट हमने देखे थे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं न्यूट्रिनोज के बारे में। दे आर टाइनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ एटम्स। छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं दैट फ्रीली एग्जिस्ट इन नेचर, दे आर नॉट पार्ट ऑफ एटम्स, दे आर वेरी स्मॉल एंड हैव नो चार्ज and they interact very weakly with other matter around. So there are millions and trillions of neutrinos around us. Every second trillions of neutrinos fall over our body, but they are so tiny and have no charge, no mass, that their interaction with our body go unnoticed. वो हमारे बॉडी के आर पार जा रहे हैं हर मोमेंट, बट हमें उसका कुछ भी एहसास नहीं हो पाता है। एंड फॉर दैट रीजन दे आर ऑल्सो समटाइम्स नोन एज घोस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि उनको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता। दे आर द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स आफ्टर फोटोन्स। फोटोन्स आर नथिंग बट लाइट, लाइट का जो पार्टिकल फॉर्म है उसको हम लोग कहते हैं फोटोन। इट इज बिलीव्ड कि न्यूट्रिनोज वेयर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज अमाउंट, कोपियस अमाउंट ड्यूरिंग बिग बैंग इवेंट। अब न्यूट्रिनोज को लेकर के अलग अलग एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट मंथ डिस्कस किया था जिसमें लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूट्रिनोज का एंटी पार्टिकल है कि नहीं, क्या वो आइडेंटिकल एंटी पार्टिकल है। अगर ऐसा है तो हमें काफ़ी हद तक मैटर और एंटी मैटर की असिमेट्री के पीछे का कारण समझ आ जाएगा। ये लास्ट महीने हमने डिस्कस किया था। आई जस्ट होप यू आर एबल टू रिकॉल। न्यूट्रिनोज को लेकर के एक और एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसका नाम है कैटरीन एक्सपेरिमेंट। कैटरीन स्टैंड्स फॉर कार्लरूसे ट्राइटियम न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट। इट इज लोकेटेड इन कार्लरूसे, जर्मनी। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद है कि एक स्पेसिफिक तरीके के न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो के मास का मेजरमेंट किया जाए। तो दिस कैटरीन एक्सपेरिमेंट इज एमिंग एट मेजरमेंट ऑफ द मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, सच एंटी न्यूट्रिनो विच इज प्रोड्यूस्ड थ्रू बीटा डीके। और हाल फिलहाल में कैटरीन एक्सपेरिमेंट ने क्या फाइंड किया है? कैटरीन एक्सपेरिमेंट हैज नॉट बीन एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट मास ऑफ न्यूट्रिनो। एग्जैक्ट मास तो नहीं फाइंड कर पाया है, बट इट हैज बीन एबल टू रिड्यूस द अपर लिमिट ऑफ न्यूट्रिनो मास अप टू 0.45 इलेक्ट्रॉन किलो वोल्ट। दिस इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। तो इसके पहले तक जो मैक्सिमम अपर लिमिट था न्यूट्रिनोस का, दैट वाज समवेयर क्लोज टू 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ देयर हैज बीन 50% रिडक्शन। सो धीरे 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 और प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है अबाउट न्यूट्रिनोस mass. So Catherine experiment has reduced the upper limit of neutrino mass up to 0.45 electron volt, which is about 50% improvement या 50% reduction in the previously estimated maximum value, तो which is an achievement in itself. आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कैटरीन एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है, प्रीलिम्स में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एक्सरसाइज डस्ट लिक। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माई सिलेबस और प्रीलिम्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। मेंस में सीधा सीधा तो पूछेगा नहीं, जरूरत पड़ी तो जीएस पेपर 2 में पासिंग रेफरेंस में आप लिख सकते हैं।
देखिए एक स्टूडेंट ने मुझसे ये भी पूछा था कि सर इस तरह से तो सारे हम एक्सरसाइज रटने होंगे, भारत की आर्मी या नेवी एयरफोर्स अलग अलग देशों के साथ करती है, क्या सारे रटने होंगे? आंसर इज नो, सारे नहीं रटने हैं। बट चूंकि अब एग्जाम आने वाला है, पेपर अभी सेट हो रहा होगा, तो हाल फिलहाल में जो भी एक्सरसाइजेस चल रहे हैं उनको एक बार देख लेना ज़्यादा जरूरी रहेगा। इसलिए हाल फिलहाल में जो भी एक्सरसाइजेस चल रहे हैं, इसे इंदिरा की या हमने वरुणा किया, वो सब देख लेंगे। उसी कॉन्टेक्स्ट में डस्ट लीग देख लेते हैं। इट इज़ एन ईयरली इवेंट कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। तो भारत और उज्बेकिस्तान की मिलिट्री आपस में, आर्मी आपस में ये एक्सरसाइज करती है, एक्सरसाइज डस्ट लीग। यहाँ पे फोकस रहता है मिलिट्री कोऑपरेशन को प्रमोट करने में, ज्वाइंट ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में। तो इस बार वाला जो एडिशन हो रहा है डस्ट लीग का, वो हो रहा है पुणे में। होता क्या है कि हर साल भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज होता है डस्ट लीग। एक बार भारत में होता है तो अगली बार उज्बेकिस्तान में। इस तरीके से वो पोजीशन जो है चेंज होता रहता है। और हर साल एक्सरसाइज डस्ट लीग में 2 विमेन ऑफिसर्स भी होती हैं दोनों तरफ से। दिस ईयर 2025 इज द 6th एडिशन। स्टार्ट हुआ था 2019 में, तो 2025 इज 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज डस्ट लीग विच हैज स्टार्टेड इन पुणे, महाराष्ट्र। एक्सरसाइज डस्ट लीग से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। गांधीज्म और मार्क्सिज्म में क्या अग्रीमेंट है, क्या सिमिलरिटी है? तो आंसर इज फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। ऑपरेशन चक्र 5, इट इज फोकसिंग ऑन क्रैकडाउन ऑन डिजिटल अरेस्ट एंड साइबर फ्रॉड। ये तीनों ही हाइबरनेशन को शो करते हैं, ये तीनों के तीनों एनिमल्स। करेक्ट आंसर वुड बी 1 2 3। गांधीयन अनार्की सही शंकरन नायर साहब ने लिखा था, 1922 में लिखा था। महात्मा गांधी की तारीफ नहीं की है, महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज किया है उन्होंने अपनी बुक में, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड फोर्थ इज अगेन ट्रू। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।